हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन और ये लास्ट लेक्चर होगा इस सेक्शन का। और इसके बाद में ये पीटी 365 का जनवरी तक का आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम मंथली करंट अफेयर्स से करेंगे फरवरी और मार्च का, क्योंकि अपडेटेड पार्ट 2 पता नहीं कब तक आए, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लग जाए, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उसको फरवरी और मार्च को हम ऐसे करके खत्म कर दें उनके मंथली करंट अफेयर से ही। और मंथली करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन रहेगा उसको बता दिया, उसको ही पढ़ाया जाएगा, और जो लगेगा कि नहीं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, कुछ छोटे ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। ये लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, कम टाइम में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं हम एक इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहते हैं हेंडरसन डॉक्ट्रिन। ठीक है। ये है क्या? तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इस डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन किया है, और ये एक्चुअली हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये फिर सवाल आता है कि डॉक्ट्रिन आया कहाँ से। तो ये एक पुराने इंग्लिश केस था, हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन का। वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था। और ये वो जो केस था हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन का, वो 1843 का केस था। मतलब ऑलमोस्ट 180 साल पुराना कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन आज भी उतना ही रेलिवेंट है। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डॉक्ट्रिन एक्चुअली है क्या। तो सोचो आपका किसी के साथ डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का या कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी चीज का। ठीक है। तो हेंडरसन डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर आप कोर्ट में केस फाइल करते हो, तो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं, ठीक है, एक ही केस में आपको रेज करने चाहिए। आप पहले कुछ इश्यूज रेज करके केस जीतो, फिर बाद में सेम डिस्प्यूट्स और या केस लेकर के दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो आपका और आपके पड़ोसी के बाउंड्री वॉल को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है। इंडिया में तो ये डिस्प्यूट बहुत कॉमन है, होता रहता है। और आप कोर्ट में केस फाइल करते हो कि वॉल की लोकेशन गलत है। और केस खत्म होने के बाद आप रियलाइज करते हो कि अरे यार, बाउंड्री की जो वॉल की हाइट है वो भी तो डिस्प्यूटेड है। इसको तो हम लेके केस कोर्ट में गए ही नहीं। लेकिन फिर अब यहाँ आता है हेंडरसन डॉक्ट्रिन। हेंडरसन डॉक्ट्रिन के हिसाब से आप हाइट के इशू को लेकर के न्यू केस नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि ये इशू आपको पहले केस में ही रेस करना चाहिए। ठीक है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेके क्लैरिफाई किया है कि ये कोई रिजिड रूल नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल है। इसका मेन पर्पस है कि जुडिशियल लिटिगेशन जो हो रहा है उसको गुड फेथ में कंडक्ट किया जाए। ठीक है। और पार्टीज जो टैक्टिक्स यूज करके लिटिगेशन को फ्रैगमेंट करके और लिटिगेशन को इम्प्लीमेंट होने से रोकने का जो टैक्टिक्स होता है उनका, वो भी डिस्करेज हो। ठीक है। सादी भाषा में कहें तो बार बार कोर्ट में मत आओ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हेंडरसन डॉक्ट्रिन के थ्रू कि बार बार कोर्ट में मत आओ, एक ही बार में अपने सारे मुद्दे क्लियर कर लो। ठीक है। क्योंकि इससे आपका जो लिटिगेंट आ रहा है उसका भी टाइम बच रहा है और कोर्ट का भी टाइम बच रहा है। ठीक है। और पार्टीज को बार बार लिटिगेशन के चक्कर में फंसने से भी वो बचाता है। ठीक। अच्छा, इसके टाइप का ही एक और डॉक्ट्रिन रेस जुडिकेटा, लेकिन इसके और उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है। रेस जुडिकेटा डॉक्ट्रिन वैसे इसके बारे में यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन मैं अपने एंड से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। ये प्रिंसिपल से मतलब इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर्स को फिर से लेजिस्लेट करने से ये रोकता है। ठीक है। लिटिगेट करने, सॉरी लेजिस्लेट नहीं, लिटिगेट करने से रोकता है। ठीक है। लेकिन हैंडरसन डॉक्ट्रिन कहता है कि जो मैटर आप रेज कर सकते हैं लेकिन नहीं किए उससे उस समय में, तो बाद में उसे नया केस बना करके नहीं रेज कर सकते। ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, पे कमीशन का। पे कमीशन यानी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के रिगार्डिंग ये कमीशन अभी लगाया गया है। ठीक है। और रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने लगाया था इसको, एट पे कमीशन को स्टैब्लिशमेंट के लिए। ठीक है। और पे कमीशन है क्या, ये एक बार देख लेते हैं। ये एक ऐसा बॉडी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी स्ट्रक्चर, उनके अलाउंसेस और बेनिफिट्स डिसाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है। 19 एक और एक फैक्ट है इसके रिगार्डिंग कि 1947 के बाद से अब तक 7 पे कमीशंस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। ठीक है। और अभी जो 7th पे कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2016 में,
सॉरी, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूट था पर इम्प्लीमेंट 2016 में हुआ था और उसका टर्म 2026 में कंप्लीट होगा। ठीक है। सेवेंथ पे कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे। ठीक है। और एट्थ पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया है। ये कमीशन क्या करता है? पे कमीशन की सेंट्रल क्या इफेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पे? तो वो देखते हैं एक बार कि देखो, ये पे कमीशन जो है बेसिक पे स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। डियरेंस अलाउंस का फॉर्मूला भी सेट करता है ये, कि उसी उसी फॉर्मूले के हिसाब से डीए मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। और वही सेम चीजें स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो कर लेती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी के अकॉर्डिंग फिर पैसा मिलता है। ठीक है। फिर हाउसिंग और ट्रेवल अलाउंस, टीए जिसको कहते हैं, एच हाउसिंग यानी एचआरए वगैरह, ठीक है, वो भी डिसाइड यही करते हैं। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूल भी यही बनाते हैं। फिर प्रमोशन पॉलिसीज भी को भी सजेस्ट करने का इनका वो रहता है टर्म्स। ठीक है। फिर इसके बाद में ये देखो, पे कमीशन जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर ही नहीं होता। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। जैसे रेस्टोरेंट्स हुए, रियल स्टेट्स हुए, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर गुड्स, इन सब में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा, इंसान के पास पैसा आएगा तो फिर वो खर्च करेगा तो कहाँ खर्च करेगी? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा फैमिली के साथ, अकेले या फिर जैसा भी हो, तो वहां पे वो पैसा खर्च करेगा। फिर रियल स्टेट अपने लिए घर लेगा, फिर ज्वेलरी ले सकता है। ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां खरीदेगा अपने लग्जरी के लिए। फिर और कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो सब खरीदेगा, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह। ठीक है। तो इन सब सेक्टर में जब जैसे जैसे इनका फिर डिमांड बढ़ता है तो इन सेक्टर्स में फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ यही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट को एक बैलेंस भी मेंटेन करना होता है कि ज्यादा जनरस पे हाइक से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ सकता है। इसलिए पे कमीशन को रिकमेंडेशंस देते वक्त गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। और एट पे कमीशन के रिकमेंडेशन अभी आने में टाइम है, अभी तुरंत नहीं आएगा वो। मोस्ट प्रोबेबली 2026 को ये सेवेंथ पे वाला खत्म होगा, तो 2027 से उनका शुरू होगा, तो उसी के आसपास ये रिकमेंडेशन भी करते हैं। और नॉर्मली लेट ही आता है इनका रिकमेंडेशन, और वो एरिया के फॉर्म में फिर बाकी पैसा ही लोग देते हैं। ठीक है। नॉर्मली यही होता आया है, कभी भी टाइमली तो इम्प्लीमेंट होता नहीं है हमारे देश में कभी भी। तो ये फिर इसके बाद में फिर हाँ, जनरली हर पे कमीशन में सैलरीज अराउंड 20 से 30% तक इंक्रीमेंट होती है। इससे ज्यादा इसके बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा हो गया। अच्छा, एट पे कमीशन के टर्म्स वगैरह एक बार जाकर के आप वेबसाइट पे देख लेना। ठीक है। उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। फिर अगले इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज इन न्यूज का देख लेते हैं। कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, कैट का। अच्छा, इसके रिगार्डिंग मैंने एक बार बात पहले बोल चुकी है और एक बार फिर से बोलूंगा। और इसको जितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर लो तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं किया है तो इसको इम्प्लीमेंट कर लो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, ठीक है, इन न्यूज में और लक्ष्मीकांत में भी, सबको A4 साइज की शीट लो। एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज का नाम लिखो। ठीक है। दूसरे साइड उनको कौन रिक्रूट करता है, उनका, अगर मान लो स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो उनका हेड कौन है। ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उनको अपॉइंट कौन करता है, उनकी सैलरी सर्विस कंडीशंस कैसे होती हैं, फिर उनका रिअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, फिर वो किसको रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उनके रिमूवल के ग्राउंड्स क्या है, कौन से आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में वो उनका नाम, मतलब वो सर्विस, कौन सा आर्टिकल उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी सर्विस वगैरह सबको। ठीक है। उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट बना है कि नहीं बना है, ये सब चीजें आप टेबुलर फॉर्म में करके रख लो। तो ऐसे जब आप एंड मोमेंट रिवीजन करोगे ना, तो एक दिन दो दिन पहले आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ही आराम होगा, और बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी देर में तुरंत पता चल जाएगी। जैसे आपको फिर पूरा लक्ष्मीकांत नहीं उठाना पड़ेगा, और या फिर अगर आपने कहीं लिख करके रखा है तो और अच्छी बात है, लेकिन A4 साइज में अगर टेबुलर फॉर्म में कर लोगे इसको तो आपको कंपैरिजन में भी आसान हो जाएगा, और वो चीजें आपके दिमाग में भी अच्छे से बैठ जाएंगी। ठीक है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं कैग के बारे में। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि सीनियर IAS ऑफिसर के संजय मूर्ति को भारत के अगले कैग के रूप में अपॉइंट किया गया है। कैग यानी कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, और आर्टिकल 148 के तहत कैग की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है, जिसे वो अपने हाथ से साइन करके इशू करते हैं। ठीक है। अंडर वारंट एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनकी जो सैलरी और सर्विस कंडीशन होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होती है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी जो सैलरी होती है वो चार्ज होती है। ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, और
और अलग अलग तरह के एक्सपेंडिचर, ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं पॉलिटी बूस्टर सीरीज में, पार्लियामेंट की चैप्टर में। काफी लंबा चैप्टर है वो, एक बार जाकर के आपको अगर अच्छे से समझना है तो उससे चैप्टर से वहां से आप जाकर समझ सकते हो उन वीडियो से। ठीक है। और इसमें इनका जो रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन, कैग का रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं होता, यानी कैग एक बार बन गया तो फिर दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं अपॉइंटमेंट आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलेगी। ठीक है। और फिर आर्टिकल 149 के तहत कैग की जो ड्यूटीज और पावर्स होते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और आर्टिकल 151 के तहत कैग के रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं, जो उन्हें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं। कैग ऑफ इंडिया जो है ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, आर्टिकल एक्ट 1971 के अनुसार कैग की टेन्योर, मतलब इनका जो टेन्योर डिसाइड होता है वो कैग ऑफ इंडिया ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि नहीं, ये एक बार लक्ष्मीकांत में आप देखो। फिर इनका जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है, या 65 साल की एज तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। उनका जो रिमूवल का प्रोसेस है, ठीक है, इट इज एज सेम जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, रिमूवल से याद है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स भी देख लेना, कौन फर्स्ट सिटीजन है, सेकंड सेकंड पे कौन आता है, थर्ड पे कौन आता है। ठीक है। कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स का किस रैंक, क्या रैंक होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या रैंक होता है, ये भी देख लेना। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, क्या पता पूछ ले। ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ लेता है, 3-4 स्टेटमेंट रहता है, उसमें एक स्टेटमेंट रहता है ये, तो अगर आपको पता रहेगा किसका कौन सा रैंक होता है, और टॉप के 10 रैंक तक ही देखना, ज्यादा रैंक तक देखने की जरूरत नहीं। 10 रैंक भी काफी ज्यादा मैंने बोल दिया सेफ साइड के लिए, उतना भी पूछता नहीं, पूछता 5-6 रैंक तक ही है, लेकिन 10 रैंक तक देख लेना। ठीक है। अब इसके बाद फिर ये कैग खत्म हो गया अपना, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है, ये देखो हाल ही में न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में पहली बार सभी स्टेट फाइनेंस कमीशन के कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, जहां स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूती देने पर जोर दिया गया था। ठीक है। और आर्टिकल 243 आई के तहत गवर्नर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें। और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू आया था। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है। अब इनके मैंडेट के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, इनका मैंडेट क्या है। तो इनका मैंडेट होता है कि ये पंचायत जो होते हैं आर्टिकल 243 आई, और म्यूनसिपैलिटीज आर्टिकल 243 वाई के फाइनेंशियल पोजीशन का रिव्यू करते हैं। ठीक है। और गवर्नर को कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे कि स्टेट और लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज के बीच का टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, फिर टैक्सेस क्या क्या लगा सकते हैं ये, फिर ड्यूटीज वगैरह क्या लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इनका डिटर्मिनेशन कैसे होना है, जो लोकल बॉडीज को असाइन हुए हों वो जो टैक्सेस, और या फिर अप्रोप्रिएशन कैसे किया जा सके उन टैक्सेस का, या फिर ग्रांट्स इन एड जो स्टेट लोकल बॉडीज को मिलता है, जो स्टेट देता है लोकल बॉडीज को। ठीक है। तो कैसे ग्रांट्स आएगा इनके पास, तो ये सब काम स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे। ठीक है। ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एड्रेस किया था। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है ना। और जैसे स्टेट पीसीएस हुए, यूपी पीसीएस होती है, बीपीएससी होती है, महाराष्ट्र के लिए एमपीपीएससी होती है, फिर सॉरी मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी होती है, महाराष्ट्र के लिए एमपीएससी होता है। ठीक है। तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है। ये सिर्फ पीसीएस एग्जाम्स नहीं, और बहुत से ऐसे यूपीएससी सिर्फ ये आईएएस का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता, बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, जैसे एनडीए, फिर एनडीए का एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, फिर आपका क्या कहते हैं सीडीएस के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, फिर और भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स कराता है यूपीएससी। ठीक है। तो वैसे ही स्टेट पीसीएस भी सिर्फ पीसीएस एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराती, बहुत सारे तरह के रिक्रूटमेंट्स कराती है। ठीक। तो और इनका जो मेंशन है वो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक पार्ट 14 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है। ठीक है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा होती है, एज पर आर्टिकल 316। ठीक। और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 6 साल का होता है, या 62 साल की एज तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। और इनका जो रिमूवल होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, याद रखना, इनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और उसी मैनर में जैसे यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करा सकता है। यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करने का क्या ग्राउंड्स हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए, यानी मतलब हमारे पास कोई इंसॉल्वेंट मतलब जब इनके पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं बचता। ठीक है, उस टाइप वो इंसॉल्वेंट, फिर या फिर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के तौर पे इंगेज करते हो ऑफिस के बाहर,
या फिर फिट नहीं है सर्विसेज में, या फिर कोई मिसबिहेवियर किया है, ठीक है, मिसबिहेवियर का कैसे होगा, वो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा उसके रिगार्डिंग, तब फिर मिसबिहेवियर का प्रूव होता है, फिर उनको हटाया जाएगा सर्विस से। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में जो टॉपिक बचता है हमारे पास, वो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, NCDRC। ठीक है। ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के एनसीडीआरसी रूलिंग को सेट असाइड किया था, जो आवाज एंड अदर्स वर्सेस आरबीआई केस में आई थी। और ये रूलिंग, मतलब उस टाइम की रूलिंग ये कहती थी कि बैंक्स अगर 30% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड ड्यूज पर, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानी जाएगी। ठीक है। और एनसीडीआरसी जो है एक क्वाजाई जुडिशियल कमीशन है, जो 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत स्टैब्लिश हुआ था। और इसका हेड जो है एक सिटिंग रिटायर्ड जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। ठीक है, वो भी इसका उसका वो भी इसका कमीशन हेड हो सकता है। ठीक। एनसीडीआरसी के जो ऑर्डर्स होते हैं उनका अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं कि उसका अपील के लिए आप पहले हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो इसका मेन फंक्शन में ये आता है कि ये उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करता है जिनका वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा हो। और इसके पास जो है एपिलेट और रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन भी होती है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है कि जैसे आप अगर उनके एक लोअर कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं हो उनके डिसीजन से, ठीक है, तो फिर आप उनके अबव कोर्ट्स में जा सकते हो, तो ये एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन इनके पास होती है। ठीक। फिर जो स्टेट कमीशन को या डिस्ट्रिक्ट फोरा के ऑर्डर्स के अगेंस्ट होती है। ठीक। ये एपिलेट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, एनसीटीआरसी। इसके बाद हमारा ये आपका पॉलिटी 365 भी खत्म हो जाता है, जनवरी तक का कवर हो जाएगा, कवर हो चुका है अब इसमें। अब हमारा जो बचता है फरवरी और मार्च, उसको हम फटाफट कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको 2-3 लेक्चर में उसको भी निपटा दें, और आपका पॉलिटी का पूरा कंप्लीट हो जाए कम से कम। और आप आराम से इसको फिर रिवीजन के तौर पे देख सकते हो, जब आप खाने बैठो या कुछ भी करो तो रिवीजन के तौर पे इसको देखते रहो, ताकि आपके दिमाग में भी चीजें सेट होती रहेंगी, ताकि क्वेश्चन लगाने में भी आपको आसान होगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। धन्यवाद। जय हिंद।